पॉजिटिव क्या, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा यार। जब बेटा सबका है, मेरा ही नहीं, सबके तुम लोग चली लोगों के आशीर्वाद से रहो हाल फिलहाल, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका। चलो नेक्स्ट। इसमें भी लिख गया क्या भाई? हे भगवान। क्या अपने फोल्डर बनाने में भी तकलीफ होती है। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा रक्षित, हरे कृष्णा बेटा गिरीश। आ गए सारे, अभी बाहर है कोई? चलो हम स्टार्ट करते हैं, ये लोग आते रहेंगे। बेटा कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मैं जब तक बेस बना देता हूँ, ये लोग आएंगे जब तक कल। और ध्यान रखना इसके, मैं इतना समय इसलिए लगा रहा हूँ, कहीं कुछ और भी पूछना है तो फिर मिक्सअप मत कर देना चीज़ों को। हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, पी लिमिटेड। जल्दी से ओपन कर लो और सामने टाइमलाइन रखो, अपने सामने टाइमलाइन रखो। मैं कुछ यहाँ बोलूंगा, फिर चीज को डिस्कनेक्ट करूंगा, फिर बाद में कनेक्ट आपको करनी है। समझ में आ गया? P Limited granted for 8,000 equity shares of nominal value on 10th, rupees 10 on 1st October 2010. Rupees 80 when the market price 170. Fair valuation of the option 90 रुपीज, जो मैंने कहा था वो डिफरेंस ही बता रहा है. The vesting period 4.5 year. 4,000 unvested options lapsed on 1st December 12. 3,000 options were exercised on 30th September and 1,000 vested options lapsed at the end of exercise period. सर इसमें एक्सरसाइज पीरियड तो बता नहीं रखा बेटा, इनडायरेक्टली मेंशन है। वो बोल रहा है 30 सितंबर तक ये इतनी अप्लाई हुई, एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, ये लैप्स हो गई। तो इसका मतलब वो एक्सरसाइज पीरियड था कब? 38 सितंबर तक था, ठीक है ना? तो वो अंडरस्टूड है। थोड़ी चीज़ें हमें कॉमन सेंस से भी पकड़नी पड़ेंगी। पास जनरल एंट्रीज हमें एंट्री बनानी है, तो बेटा हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ की और उस टाइमलाइन पर हम 4.5 साल तक चले। और 4.5 साल में बताओ हमने क्या किया? रिजर्व्स एंड आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स का प्रोविजन क्रिएट किया। तो वेरी फर्स्ट ईयर एंड में जब हम गए तो हमें लगा 6 मंथ का प्रोविजन बनना चाहिए, तो हमने पहले साल के एंड में एंट्री क्या कर दी, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू, और उसे P&L में ट्रांसफर कर दिया, अमाउंट रुपीज 80,000, खत्म। सेकेंड ईयर एंड में ही मुझे सोचना था, तो मिड में मैंने सोचा नहीं, एंड में गया, एंड में आके फिर बताओ क्या हुआ बेटा, सेम एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट मैंने रिपीट कर दी। फाइव है ना? तो बेटा मैंने विद डिफरेंट अमाउंट क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। 1,60,000 से रिपीट कर दी सेकेंड ईयर में। बताओ फर्स्ट ईयर 2010 एंड 11, बताओ मैंने कितने की प्रोविजनिंग की? 8,000 ऑप्शन की प्रोविजनिंग की, अमाउंट रुपीज 80,000। समझ में आया? 2011 एंड 12 में मैंने अगेन 8,000 की प्रोविजनिंग की, 1,60,000, बट ऑब्वियसली वही फुल ईयर हो गया तो मैंने वो बढ़ा दिया। 2012 एंड 13 में बताओ क्या हुआ? बेटा मिड में कुछ एम्प्लॉयज
चले गए। जिनको मैंने कितने ऑप्शंस ऑफर किए होंगे? 4000। वो कोई एक ही एम्प्लॉय नहीं रहा होगा, हो सकता है एक रहा हो या ज़्यादा रहे हो, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं पता, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ गए जिनके पास 4000 ऑप्शंस थे तो वो भाग गए। तो मुझे यहाँ आके बताओ, क्योंकि मैं एस्टिमेट कर रहा था तो मुझे यहाँ आके एक डिसीजन लेना पड़ा। बताओ क्या? रुको रुको रुको, मुझे यहाँ आके दो रास्ते दिखाई दिए। एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं है, मैं किसी और चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, फिर वहाँ कनेक्ट करनी है फिर आपको ये बातें क्योंकि मैं मोस्टली ये चाहता हूँ माइंड मेकिंग होने के बाद अप्लाई करना भी आना चाहिए, लेकिन मैं कनेक्ट अभी कर रहा हूँ और इसको फिर डिस्कनेक्ट कर दूंगा कुछ समय बाद, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं इमीडिएटली नहीं करवाने वाला, डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर कनेक्ट करेंगे, देखा कनेक्ट होता है या नहीं होता। बेटा मैं यहाँ से बताओ किसके बारे में सोच रहा हूँ? फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। फ्यूचर मुझे 4000 ऑप्शंस अभी भी प्लानिंग करनी है, क्योंकि 4000 ही तो गए। और बताओ मैं एट द सेम टाइम पास्ट के बारे में भी सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर दो काम किए, एक प्लानिंग को कंटिन्यू किया, 4000 की प्लानिंग को बताओ कितने से कंटिन्यू किया? 80,000 से कंटिन्यू किया। बोलो आ गया समझ में? और बेटा 4000 की प्लानिंग को क्या किया? कैंसिल किया। और कहाँ ट्रांसफर कर दिया? GR में ट्रांसफर कर दिया। कितने रुपए? 40,000 दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट ईयर का, 1 लाख सॉरी 80,000 आपको सेकेंड ईयर का, तो बोलो कितना हो गया? 1,20,000। समझ में आया? ये जनरल रिजर्व में चला गया। और आप बेटा इसके बाद अगर पीछे जाके देखो तो यहाँ कितना रह गया? यहाँ कितना रह गया? कितने ऑप्शन का? ये 4000, ये 4000। तो बेटा आपको नहीं लग रहा कहीं मैंने फ्यूचर को भी मैनेज कर लिया और पास्ट को भी मैनेज कर दिया? फिर उसके बाद 2013-14 में कोई इवेंट नहीं हुआ तो फिर मैंने 80,000 को बना के रखा। फिर 2014-15 में कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने 80,000 को बना के रखा। तो मैं इस तरह से प्लानिंग करता 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 कहाँ तक आ चुका बेटा? 5th ईयर एंड तक आ चुका था। चले, और मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली थी। नेक्स्ट। हाँ बेटा, बेटा अब उसको छोड़ दे, अभी जो है उसको तो समझ ले। आ गया समझ में? अरे नालायक, प्रपोर्शनेट करा है, वहां प्रपोर्शनेट कर देता। 80,000 डिवाइडेड बाय कितना? 8,000। कितने की आ गई? एक की। कितने भाग गए? 3,000। 3,000 भाग गए एक की इतनी, तो 3,000 का अमाउंट कितना? ये जर्नल रिजर्व में जाएगा। अब आ गया समझ में? ये बात आई बेटा, प्रोपोर्शनेट करना है तो क्या करना है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। 3,000 और 5,000 होता ना चीज आसान हो जाती, वो 4,000 में ही हो सकता है कोई हालांकि कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन 4,000 में ही कंफ्यूजन बन सकता है इसमें, बाकी तो प्रोपोर्शनेट करना है। आपको क्या लग रहा है बेटा? 80,000 पहले साल में प्रोविजन किया, फर्स्ट ईयर में कितने का किया? 4,000 का किया, सॉरी 8,000 का किया। आप बोल रहे हो कितने भाग गए? 3,000। आपके हिसाब से 3,000 भाग गए, तो बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डिवाइडेड बाई 8,000। तो इससे बताओ क्या आ गया? एक की प्रोविजनिंग आ गई। अब आप जो छोड़कर भाग गए जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने का प्रोपोर्शनेट बाहर आ जाएगा। अगर मैंने 4,000 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मुझे जरूरत इसलिए नहीं लगी क्योंकि मुझे सीधा क्या दिख रहा था? 50% दिख रहा था, तो मैंने जस्ट हाफ कर दिया। आप बोल रहे हो नहीं, मान लो सर 1250 भाग गए छोड़कर, तो बेटा फिर मुझे वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर वो ऑड नंबर नहीं है, समझ में आ रहा है? वो अजीब सा नंबर है, 1250 भाग गए, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसका इसमें कितना है। सेकेंड ईयर में 1,60,000, ये 8,000 की प्रोविजनिंग थी, 1250 भाग गए, तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। आ गया? अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन कन्वीनियंट था, बाकी फिर अगर आप बोलते हो कि नंबर बदलेंगे तो फिर बट ऑब्वियस है कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट, तो हम लोगों ने बताओ क्या किया था? 5 साल की अकाउंटिंग कर ली थी। अब बताओ मुझे क्या करना है? वो बोल रहा है विद इन एक्सरसाइज पीरियड 38 सितंबर तक मैं कहां तक आ चुका था? 31 मार्च 2015 तक आ चुका था। 38 सितंबर तक बोल रहा है
यहां पर 4000 ऑप्शंस क्या हो गई थी, वेस्ट हो गई थी, ठीक है ना। यहां पर 4000 लोग अप्लाई कर सकते थे क्योंकि मैं तो 4000 की प्रोविजनिंग बनाकर बैठा हूं, लेकिन यहां पर बोल रहा है इस ड्यूरेशन में इस डेट पर ऑन 38 सितंबर डेट दे रखी है, तो 30 सितंबर तक केवल 3000 लोगों ने अप्लाई किया एंड 1000 लैप्स, यानी अगले दिन लैप्स हो गई। तो इसका मतलब इसने क्या दे रखा है, एक्सरसाइज पीरियड भी दे रखा है। चले आगे। तो अब मैं 30 सितंबर को एंट्री करूंगा, सारे बच्चे साथ में करो, 30 सितंबर को एंट्री करेंगे हम। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, बताओ क्या। अब आपको एंट्री याद हो जानी चाहिए बेटा, अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लिखो मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, अब आउटस्टैंडिंग ESOPs अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज। बेटा अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, बहुत हो गया लॉजिक, ठीक है ना। ये आ गया, ये मुझे एंट्री याद हो गई, जब भी सेटलमेंट होगा ये ऐसे एंट्री होगी। किस दिन हुआ है, 38 सितंबर 2015, ये डेट भी मुझे पता है। मैंने आपको कहा था लेकिन किससे मत करना, 3000 के बारे में कभी सोचना मत। किससे सोचना, एक से। बताओ शेयर, ये लिखना है आपको, एग्जाम में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कितने का था शेयर, 170, तो ये हो गया 160। कितने रुपए चार्ज करना एक्सरसाइज प्राइस, 80 रुपए एक्सरसाइज प्राइस। तो डिफरेंस ये तो सबको आ गया समझ में, तो बस लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में हमेशा ये। अब तो आपको एंट्री भी याद हो गई और एक का प्राइस भी पता चल गया, और मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर है, बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है, 3000, बस उठा के मल्टीप्लाई कर दो। चार लाख 80। बेटा एंट्री एकदम सिंपल हो गई हमारे लिए। अगर हम हमेशा ओवरऑल अमाउंट पे जाएंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो हमने पहले एंट्री समझ ली, फिर एक एक का अमाउंट, फिर देख लिया कितने हैं बस। तो जब स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गड़बड़ होने का चांस ही नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद जबकि मैं बताओ प्रोविजनिंग कितने की करके बैठा हूं, 4000 की, तो 1000 वो बुरा लैप्स हो गई। तो बताओ कब लैप्स कर दो, 1 अक्टूबर, अगले दिन, क्योंकि अब लोग आएंगे तो भी नहीं दूंगा मैं। आउटस्टैंडिंग ESOPs अकाउंट डेबिट टू, मैंने ये 90 रुपये का बनाया हुआ था, ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय 90,000। मैंने आउटस्टैंडिंग ESOPs 90 रुपये पर ऑप्शन बनाया हुआ है, और 1000 ऑप्शन लैप्स हो गई, तो ये 90,000 हो गया। आ गई कहानी समझ में। तो मुझे एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा बेटा, जब जब जनरल रिजर्व आएगा तो बताओ उसका मुझे फिर एक नोट लगाना पड़ेगा। जब जब जनरल रिजर्व आएगा इस ऑप्शन केस में, तो उसका एक मुझे गाइडेंस लगाना पड़ेगा, नोट। मुझे बताओ इसमें जनरल रिजर्व कितनी बार आया है, 2 बार आया है इसमें जनरल रिजर्व। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ट्रांसफर टू GR जनरल रिजर्व ऑन, पहला कब ट्रांसफर किया था आपने, पहला जनरल रिजर्व में कब ट्रांसफर किया था, 31 मार्च 2013। आ गया समझ में। 4000 ट्रांसफर टू GR related to 4000 unvested option lapsed। बताओ कितना आपने ट्रांसफर किया था, पहले साल का 40,000 प्लस 1,20,000। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये कब था, 1 अक्टूबर था शायद,
1 अक्टूबर 2015। बेटा फॉर्मेलिटी है जो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। जनरल रिजर्व में जब भी आप ट्रांसफर करो तो एक नोट लगा देना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रिलेटेड टू 1000, कौन सी थी, वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड, 1000 मल्टीप्लाई बाय 90, 90,000। कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी है जो लिखनी पड़ती है हमेशा, बस यह है इसका कंप्लीट आंसर प्रॉपर। नहीं नहीं, एक बार भी हो, मैंने कहा अगर इस ऑप्शन में कभी भी पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़े, जितनी बार करना पड़े, कमेंट कर दो बस। मैंने डेट पर कमेंट किया है, इन डेट्स पर गया तो डेट पर कमेंट, एक बार जाता तो एक बार लिखता, 4 बार जाता तो 4 बार लिखना पड़ेगा। नरेशन में बेटा ये कमेंट अलग से, नरेशन अलग है, ये कमेंट अलग से, वहां दिखाना चाहो लिखना चाहो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी एंट्रीज होने के बाद है, नरेशन पार्ट ऑफ एंट्री है। अब आप नरेशन में अगर मेंशन कर रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो अलग से लिखना पड़ेगा। आ गया आप बात समझ में, ये तो अलग से चाहिए ही चाहिए, मुझे नरेशन में नहीं चाहिए चीज। समझ में आ गया सबको, ये मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया, ये अवॉइड नहीं करना है। और नरेशन बेटा अलग चीज होती है, नरेशन पार्ट ऑफ एंट्री है, यानी जो एंट्री से रिलेटेड हिस्सा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने क्या बताया, ये एक्स्ट्रा वर्किंग बताइए आपको जो करनी पड़ेगी आपको। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, सबको समझ में आ गया, वाई एंटर करो फटाफट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। बेटा एग्जाम में 8 नंबर का आया हुआ है, और एक बार नहीं रिपीट भी हो चुका है, मतलब डेटा बेटा बदल जाता है, रिपीट भी हो चुका है। तो एक क्वेश्चन हमें समझ में आ गया अच्छी तरह से, जिसमें लैप्स का भी प्रोविजन आया। चलो अब मैं वापस, मैंने स्टार्टिंग किससे की थी, बेटा मैंने स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन नंबर 2 से, याद है, क्वेश्चन नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन यही था हमारा, जिसमें बताओ कितनी ऑप्शन थी, 1000 ऑप्शन। निकाल लो जल्दी से, अपना पन्ने पलट लो फटाफट, निकाल लो 1000 ऑप्शन। अब मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा, आप ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ पहले साल में आपने कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था। क्वेश्चन रीड करो, अपनी कॉपी में ओपन करो और मुझे बताओ फटाफट। 12,000। दूसरे साल, तीसरे साल, यही किया, सबको याद आ गया। पन्ना पलट कर देख लो, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार सारे बच्चे जल्दी से। तो ये बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ शायद अब तक, तो जल्दी पढ़ लो एक बार। ये मैं ऑलरेडी बेटा सॉल्व करा चुका, पहला क्वेश्चन यही था मैं। चलो मैं आगे, तो सब ने रीड कर लिया। और बताओ फर्स्ट ईयर में मैंने 12,000, सेकंड ईयर में मैंने 12,000, और थर्ड ईयर में किस बेसिस पर, एसएलएम बेसिस पर। मैं काम एसएलएम बेसिस पर ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने एसएलएम बेसिस के अलावा भी कुछ बताया था क्या आपको, क्या एक और फॉर्मूला पता नहीं क्या कुछ लिखा था, देखना एक बार, निकालना क्या लिखा था। हाँ हाँ देखो देखो, लिखा था। चलो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कितने हैं, वो जो लिखा है ना वहां पर, उससे मैच करो एक बार। ऑप्शन कितने हैं, मार्केट प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, यही लिखा हुआ है ना उसमें फॉर्मूले में। तो बेटा कुछ बोल रहा हूँ सुन लो, ये कैलकुलेटर पर क्या कैलकुलेट कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आता। यार आप लोग वास्तव में, मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता यार।
आप लोग यहाँ तो फिर जैसे सब पढ़ा रहे हैं वैसे मैं पढ़ा के निकल जाता हूँ। झंझट ही खत्म करते हैं यार। आप लोगों को तो सवाल ही सॉल्व करने, मैं फालतू में एनालिसिस कर, फलान कर, ढिगान कर, ये कर, वो कर, अपना समय खराब कर रहा हूँ। बेटा आपको क्या लगता है मुझे इरिटेशन होती है इन चीज़ों से, और खतरनाक वाली? क्यों बेटा? ये लगता है क्यों मेहनत की जा रही है, फिर क्यों इम्प्रोवाइज करवाया जा रहा है इनको? ये जाने इनका काम जाने, जब ये खुद ही नहीं करना चाहते। यहां से निकल जाओगे तो फाइनल में निकल पाओगे गलती से? पहले तो यही आपको पता है ये बहुत बड़ा झोल झाल है, और बहुत बड़ा है नहीं, बिलीव मी, कोई झंझट है नहीं। मैंने प्रॉब्लम क्या बताई थी आपको? कैसे पढ़ना है यही नहीं पता आधे से ज्यादा को। तो प्रॉब्लम बस वही आती है, सवाल करवा दो बस, सवाल आ जाए, हमें समझना आए या नहीं है, सवाल आ जाए। मैं डिस्कशन कर रहा हूं पुराने एग्जाम्पल, कुछ चीजें वो तो चीजें समझनी नहीं है, बस आंसर आ जाए, खत्म कहानी। जैसे यही क्वेश्चन आएंगे रट के चले जाएंगे सर हम तो, नया कुछ आ गया फिर वो हम वो लेके जाएंगे घंटी और वो अगरबत्ती और हनुमान चालीसा, वहां फिर करते रहेंगे। बेटा आप चीज जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज कैलकुलेशन ये सारी चीजें रोक कर चीजों को ध्यान दिया करो। आपके सामने एक फॉर्मूला रखा हुआ है, फॉर्मूला वो मुझे भी नहीं पता वो फॉर्मूला क्या है, कल रात को ही पढ़ के आया हूँ, आपको समझा देता हूँ अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, मैं तो भूल गया। नंबर ऑफ ऑप्शन देखना है इसमें, जितना बोलूं उतना सुनो उतना समझो, उससे आगे नहीं। नंबर ऑफ ऑप्शन देखना कितना है इसमें। फिर आगे फॉर्मूले में क्या था, मार्केट प्राइस कितना है 90 रुपये। फिर आगे क्या था, एक्सरसाइज प्राइस कितना है। फिर क्या था, डिवाइडेड बाय कितना है 2 एंड, हाँ यही तो था। चलो बेटा मैंने आपको 12,000 रुपये निकाल के दिखाया था पहले साल का, दूसरे साल का 12,000 निकाल के दिखाया था, तीसरे साल का 6,000। क्या ये फॉर्मूला यूज किया था? नहीं किया था ना। अब फॉर्मूला सामने रखो, मैं अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू गवर्न करता तो देखना क्या होता। मैं फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस कितना है, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी फॉर्मूला सामने रखना, फॉर्मूला देखते रहना, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लगाता तो क्या होता, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस मैं कैसे रिकॉग्नाइज करता। तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए बताओ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी है 1000 ऑप्शंस आ गया, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस। अगर आपसे पूछूं मैं ये क्या लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने है क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, ये है बेटा टोटल एक्सपेंस। आप लॉस बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक्सपेंस है क्योंकि फायदे मिलेंगे, और आप लॉस बोलना चाहो तो कोई बात समझ में आनी चाहिए, बस बात खत्म। आपको समझ में आ गया ये मुझे डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड कितना है 2.5 ईयर, समझ में आ गया। ये मुझे 2.5 साल में बुक करना है, मैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय एक्सपायर्ड पीरियड। पहले साल के एंड में कितना एक्सपायर हो गया, एक ही साल एक्सपायर। पहले साल के एंड में कितना एक्सपायर हो गया, एक साल एक्सपायर हो गया ना, पहले साल के एंड में बोल रहा हूं 1 ईयर। आ गया समझ में, क्योंकि मैं तो पहले साल के एंड में ही एक्सपेंस को अलोकेट करना चाह रहा हूं। बताना बेटा कितना आ गया, कितना 12,000 12,000। और क्या लिखा हुआ है तो बेटा देखना, माइनस फॉर्मूला देखो आप, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है बेटा, पहला साल है, पहला साल है, तो बताओ क्या आ गया आप, करंट ईयर 12,000। आपने तो डायरेक्ट बता दिया था मुझे। चलो मैं आया सेकेंड ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड में मैंने वैसे नहीं किया जैसे पहले किया था, मैंने फिर फॉर्मूला लगाया। बताओ टोटल ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स एक्सपायर्ड पीरियड। आ गया, बताओ ये 24,000। बेटा ये 24,000 है क्या, एक्सपेंस अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब समझ रहे हो,
आज तक का खर्चा, आज तक का खर्चा कितना बन रहा है? लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, क्या मैंने पहले रिकॉग्नाइज किया है? कितना? 12,000 मैंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है। तो करंट ईयर एक्सपेंस 12,000, ये करंट ईयर आ गया, ये करंट ईयर आ गया। थर्ड बोलो, वही ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस डिवाइडेड बाय, और बताओ पूरा का पूरा खत्म हो गया। 2.5 साल में बुक करना था, 2.5 साल से ज्यादा सोचना नहीं था। तो बताओ एक्सपेंस अप टू डेट, आज तक कितना बुक हो जाना चाहिए था? 30 बुक हो जाना चाहिए था। लेस ऑलरेडी मैं 12 पहले में, 12 दूसरे में, 24 बुक कर चुका। मुझे बताओ करंट ईयर एक्सपेंस 6,000 गया क्या दिमाग में? ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था। चाहे मैं SLM लगाऊं या फॉर्मूला लगाऊं, बताओ बात तो सर फिर फॉर्मूला क्यों बताया? बेटा फॉर्मूला एज सच आपके काम का नहीं है, लेकिन मजबूरी में लिखवा दिया क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैंने आपसे कहा पहले बताओ क्या था इस पर, एक गाइडेंस नोट था आपके सिलेबस का पार्ट। तो गाइडेंस नोट में इतनी आसानी से नहीं आ जाता आपका ये जो एक्सपेंस आपने अलोकेट किया। अगर हम प्रॉपरली अगर इस ऑप्शन में जाएं तो अपने आप में बिलीव मी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। दिमाग हिल के रह जाएगा आपका, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस आपको एनालाइज करनी पड़ेगी दुनिया भर की, जो आप नेक्स्ट लेवल पर देखोगे। लेकिन अभी बहुत एलिमेंट्री है। लेकिन ये क्या है, इस पर बेस इन्होंने एक चीज़ डाल दी आपके, तो मैंने इसलिए फॉर्मूले को बता दिया। मुझे ये बताओ क्या ये फॉर्मूले में कुछ टर्म एंड कंडीशंस अगर बदल जाती, मान लो इस क्वेश्चन में कुछ टर्म एंड कंडीशन बदल जाती तो, अरे क्या SLM काम कर सकता है क्या? अगर कुछ टर्म्स बदल जाए, समझ में आ रहा है? मैं फेयर वैल्यूएशन ही बदल डालूं, मैं पीरियड ही बदल डालूं, समझ में आ गया? बट ऑब्वियसली मॉडिफिकेशंस पार्ट ऑफ द इसॉप्स, मॉडिफिकेशन हो सकता है। अगर मॉडिफिकेशंस हो जाएं, जो कि आपके मैंने कहा ना सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बेटा ये फॉर्मूला काम करता है, फिर ये काम नहीं करता। ये SLM तभी काम करता है जब हम किसकी बात नहीं कर रहे, मॉडिफिकेशंस को डिस्कस नहीं कर रहे। तो एज सच कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक चीज है, मैंने आपको एक बात बताई, अगर चीजें बदलेंगी तो SLM काम नहीं करेगा। अगर चीजें बदलेंगी तो SLM काम नहीं करेगा, फिर वो मॉडिफिकेशंस की वजह से फिर गड़बड़ हो जाती है, तो वो हमें थॉट बदलना पड़ेगा। लेकिन एज सच कुछ है नहीं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि हाँ फॉर्मूला यूज करके मैं काम कर सकता हूँ। तो अगर चीजें बदलेंगी तो बेटा मुझे फिर क्या बदलना पड़ेगा, अप्रोच बदलना पड़ेगा। तो इन्होंने एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, तो जिसकी वजह से मैंने फॉर्मूला भी आपको दे दिया। हालांकि इन्होंने अलग तरीके से काम किया, लेकिन आपको इनका तरीका समझ में नहीं आएगा। तो मैं आता हूं अपने तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 पर, मैं आपको दिखाता हूं। ये फॉर्मूला चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर देगा, और ये जो आंसर है ये आपका रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा, आप इसको समझ पाओगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, किसी को नहीं लिखना, लास्ट में समय बचा तो लिखवा दूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है समय बच जाएगा, लेकिन समझने में ज़्यादा दिमाग लगाना। या तो 2 मिनट लगेंगे निपटाने में। क्वेश्चन रीड किया, ये देखो ऐसा होता है, 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 ऐसा, हाँ सर ऐसा ही होता है, हाँ हाँ हाँ, खत्म। 5 मिनट में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। एग्जाम में कैसे होता है, कैसे होता है? तो वो वहाँ बचने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा देते हैं, तो चीज़ें दिमाग में थोड़ी सी सेटल हो जाए। मेरा आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपको परमानेंट बात समझ में आ जाएगी। अब बात लेकिन वही है, क्वेश्चन ढंग से रीड करना है, लिखेगा कोई नहीं, कॉपी पेन रख दो। पीछे वाला जैसे रखकर बैठा रहता है पूरी क्लास, मुझे वो बच्चा अच्छा लगता है। सारे बच्चे कॉपी पेन रख दो और उंगली में उंगली डालो और बैठ जाओ आराम से। मूवी चल रही है एक शानदार, ठीक। अब बेटा अब जो भी लेनी ले लो। नेक्स्ट, अजंता ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शन टू ईच इट्स 460 एम्प्लॉय। बेटा अब की बार इसने टोटल ऑप्शन नहीं दिया, क्या बोल रहा है, ग्रांट्स। अब डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। ये बोल रहा है 120 ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय
460, एक बार करना 120 मल्टीप्लाई बाय 460, 55,200। अच्छा अब तक क्या बोल रहा था, 55,200 ऑप्शन दिए, 55,200 ऑप्शन दिए, 8,000 ऑप्शन दिए, 20,000। अब उसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया इसने। ये बोल रहा है ये लो, अब थोड़ा सा और गहराई में लेके जा रहा है। अजंता ग्रांट्स 120 ऑप्शंस टू ईच 460 एम्प्लॉइज। ईच ग्रांट कंडीशन ऑन एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अजंता नेक्स्ट 3 ईयर्स। बोला 3 साल तक काम करना पड़ेगा। अजंता हैज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन, झंझट खत्म, फेयर वैल्यूएशन दे रखा है, तो फेयर वैल्यू पर बताओ हम इसे वैल्यू कर देंगे। पता है मैंने आपको बताया था, पहले हम इस ऑप्स का क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। कब, डेट ऑफ ग्रांट पर, फिर उस अमाउंट का अलोकेशन करते हैं ड्यूरिंग सर्विस कंडीशन। तो वो हम जो वैल्यूएशन करते हैं वो किस पर बेस किया था हमने अब तक, बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू, वो दोनों कॉमन थे। अब की बार इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कोई जानकारी है नहीं, और हमें होती भी तो चाहिए नहीं क्योंकि फेयर वैल्यूएशन अवेलेबल है। फेयर वैल्यू पर आप वैल्यू करोगे, देन आफ्टर अलोकेट करोगे। क्या बोल रहा है ये, अजंता हैज एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यूएशन ₹12। ठीक है, अजंता estimates that 25% of the employee will leave during the 3-year period। अजंता ने ये एस्टिमेट किया, हमने जो 3 साल की सर्विस कंडीशन लगाई है उसमें 25% एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएंगे जॉब। मुझे बताओ ये जो एस्टिमेशन लगाई है कब लगाई है, समझ में आ रहा है, डेट ऑफ ग्रांट पर लगाई है। डेट ऑफ ग्रांट पर ही बोल रहा है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जितना ऑफर करता हूं उसका 100 लोगों को ऑफर करता हूं, 25 तो भाग जाते हैं छोड़कर। समझ में आ रहा है। और मैंने आपको कहा था अलोकेशन ऑफ द ESOPs एक्सपेंस बेस्ड ऑन एस्टिमेशंस, बोलो आ गया समझ में। और एस्टिमेशन शुड बी रिव्यूड एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या ऑन बैलेंस शीट डेट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। लेकिन ये बैलेंस शीट डेट का वेट ही नहीं कर रहा, ये बोल रहा है साहब मेरा पास एक्सपीरियंस कहता है, मुझे अनुभव है कि जितने मैं ऑफर करूंगा 25% भाग जाएंगे। तो डेट ऑफ ग्रांट पर बेटा ये 2 एस्टिमेशन लगा रहा है, एक फेयर वैल्यू एस्टिमेशन अमाउंट ₹12, और दूसरा बोल रहा है जितने ऑफर किए 25 भाग जाएंगे। बताओ मैं ये बोल रहा हूं मैंने 100 ऑप्शंस ऑफर किए, 25 भाग गए, तो बताओ आज मैं किसके बारे में सोचूं, अरे 75 के बारे में ही सोचो ना। जब आप खुद ही बोल रहे हो 25 भाग जाएंगे तो 75 के बारे में सोचो। तो वो ये बोल रहा है अजंता एस्टिमेट 25% ऑफ एम्प्लॉय विल लीव द 3-year पीरियड। ठीक है, एंड सो फॉरफिट देयर राइट्स ऑफ ऑप्शन। तो बोल रहा है मैं तो इनके राइट फॉरफिट करने वाला हूं। एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट क्वेश्चन बोल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। बोल रहा है जैसा उसने सोचा था वो ही हो गया। आप बोलोगे सर कैसे, वो हमने कहा ना हमें चैलेंज नहीं करना क्वेश्चन को, चलें आगे। जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। रिक्वायर्ड करना क्या है, कंप्यूट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। व्हाट इज द वेस्टिंग पीरियड, 3 years। बोलो आ गई बात समझ में, 3 year इज द वेस्टिंग पीरियड। तो 3 years में आपको अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस करके दिखाना है। चलो मैं आगे, चलो अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। तो बेटा हाँ मैंने कहा यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेगा कोई नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान रखना, फिर आगे दिक्कत आएगी। हाँ मैं यहां पर अच्छी तरह समझा रहा हूं, आगे कहीं दिक्कत आएगी मैं रिलेट करूंगा इसे, तो इसलिए लिखना नहीं है, समय दे दूंगा, बच गया तो उतना होमवर्क हो जाएगा। जल्दी से बोलो क्या करना है मुझे, अलोकेशन ऑफ, मुझे यही तो बोला गया एक्सपेंस। बताओ कितने साल में अलोकेट करना है, 3 साल में अलोकेट करना है। तो मैं मान लो ये पिक्चर बनाता हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और बताओ ये क्या हो गया, पर्टिकुलर। बेटा पहले ही पूछ लेना, बाद में नहीं कि मैं छत पे चढ़ जाऊं तू बोले सर नीचे आओ पतंग नीचे पड़ी है, ठीक है ना, मैं ऊपर से चरखी दे मारूंगा फिर। तो यहीं जहां अटक जाए वहीं पूछ लेना, आगे मत जाने देना, मुझे किसी को भी दिक्कत हो आगे मत जाने देना, हालांकि दिक्कत आएगी नहीं।
क्या इस बात की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या नाम है तेरा? अमन। सोच समझ के रखा है घर वालों ने नाम। तेरे को देख के दिल को सुकून मिल रहा है यार। ऐसे भी कोई बच्चा क्लास लेता है। अमन। चलो ठीक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोलो कितने थे बेटा? 460 इंटू 345 आ गया ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय हालांकि 460 ही थे, लेकिन मैं 460 के बारे में सोचने वाला हूं नहीं, बिल्कुल ही नहीं सोचने वाला, क्योंकि उसने कहा 25% भाग जाएंगे, मैं उनके राइट फॉरफिट कर लूंगा और जो सोचा था वो हो गया। चलो वो तो 3 साल बाद पता चलेगा हुआ या नहीं हुआ, वो बोल रहा मैं फॉरफिट करूंगा उनके राइट, ठीक है। तो हम इनके बारे में ही सोचेंगे। दूसरा बताओ, फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू ऑफ पर ऑप्शन, पर ऑप्शन ₹12। ये नाम दे दिया मैंने ए, ये नाम दे दिया मैंने बी। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, जल्दी से बोलो। आपका यहां पर मैं सी पॉइंट बताओ, टोटल, टोटल ऑप्शंस बताओ, टोटल ऑप्शंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा ऑप्शन तो लिखा ही नहीं, सॉरी, रुको रुको रुको, एक चीज रह गई बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एक और पॉइंट रह गया बीच में, क्या था बोलो? हाँ, 120 ऑप्शंस, ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉय। बोलो कितना था? 120, 120। बोलो आ गया। ये एम्प्लॉइज थे और ये एक एम्प्लॉइज को ऑप्शन थी। सी पॉइंट बोलो, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन। तो ये ₹12 आ गया समझ में? तो मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 41,400। इतना ही हुआ क्या बेटा? 345 मल्टीप्लाई बाय 120 इंटू 12, 4,96,000। ये हाँ ये होगा, ठीक है। जो तो मुझे ये बताओ, हाँ बेटा आ गया। नंबर ऑफ ऑप्शन समझ में आया? नंबर ऑफ, अब मैं आपको एक एक चीजें लिख के दिखा रहा हूं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो ये थे, मैंने एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बताओ क्या बनाना है, एक प्रोविजन बनाना है, कितना अमाउंट अलोकेट किया जाए। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे ईयर एंड में। बताओ मैंने क्या सोचा था कि 25% भाग जाएंगे। अब वो पहले साल के एंड में सर भागे या नहीं भागे, बेटा वो मैटर नहीं। उसने कहा था 25% भाग जाएंगे और मैं उनके राइट फॉरफिट कर लूंगा, क्योंकि अगर पहले साल नहीं भागे तो दूसरे साल, तीसरे साल तक भाग जाएंगे। और बोला वो हो भी गया वैसे, तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना। बताओ एक एम्प्लॉइज को इतने ऑप्शन, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आ जाएंगे? टोटल ऑप्शन। और टोटल ऑप्शन को बताओ किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 12 से, तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। चलें आगे, टोटल अमाउंट। मुझे ये बताओ, अब ये आ गया आपका टोटल कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अप टू डेट, अप टू डेट आज तक का बताओ को टोटल कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला सामने रखो। बेटा फर्स्ट ईयर एंड में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर भूल जाओ, मैंने कॉलम तो बना दिए। मैं फर्स्ट ईयर एंड में बात कर रहा हूं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? फॉर्मूले की। मुझे बताओ टोटल कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अप टू डेट। नहीं, क्या बताया था? नंबर ऑफ ऑप्शंस। बताओ कितनी है?
340 मल्टीप्लाई बाय 120, क्या है ये? ऑप्शंस। बोलो बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यूएशंस। क्लियर है? तो बताओ टोटल कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अप टू डेट डिवाइडेड बाय 3 years इंटू 165। अरे गया क्या दिमाग में? बेटा आपने मुझे बताया था 4,96,800 ये, और अब ये पता है मैंने क्या लिखा है? ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यही लिखा है मैंने, 4,96,800। कितने साल में बुक करना है? 3 साल में बुक करना है। और कितने साल एक्सपायर हो चुके? पहला साल एक्सपायर हो चुका, तो ये बुक हो जाना चाहिए अप टू डेट। मुझे बताओ लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, बोलो 0 नील, बोलो आ गया। तो ये बच्चों क्या हो गया बताओ? करंट ईयर एक्सपेंस। चले आगे, करंट ईयर एक्सपेंस जल्दी से बताओ कितना हो गया? 165,600। गया क्या दिमाग में? नेक्स्ट, अब बताओ सेकंड ईयर एंड में, बोलो बेटा 345, जल्दी से बोलो 120। क्लियर है? 12। टोटल एक्सपेंस बेटा चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो पता है अब मेरे सामने यहां दिक्कत आएगी, तो बताओ मैं इसको ना लिखकर क्या लिख दूं यहां पर? जल्दी बोलो बेटा, फॉर्मूला लिख दूं ताकि वो बार बार, क्योंकि मैं एक टेबल में सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता, तो बेटर क्या है मेरे लिए? फॉर्मूला। तो मैं यहां पर आपके सामने एक फॉर्मूला लिख देता हूं। बताओ यहां पर ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, एक्सपायर्ड पीरियड। तो इससे क्या है ना, हम अपनी बात को हर बार क्या कर पाएंगे? जस्टिफाई कर पाएंगे। गया क्या दिमाग में? तो मुझे ये बताओ इस फॉर्मूले में अगर मैं सेकेंड ईयर एंड में डेटा डालूं तो बताना क्या आ रहा है? 3 लाख। गया क्या दिमाग में? मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने उसी चीज में अब की बार बताओ क्या कर दिया? 2। सर इससे फायदा क्या हुआ? देखो इसे लिखने से पता है एक बेनिफिट क्या मिल रहा है बेटा? हो सकता है आपने पहले साल के एम्प्लॉय क्या माने? अरे ये माने 345 बेटा। हो सकता है सेकेंड ईयर, अरे नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज हो जाते। अभी तो ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली वही हुआ, लेकिन क्या ये बोल सकता था क्या पहले साल में इतने भाग गए, दूसरे साल में इतने भाग गए? बोल सकता था, हो सकता था ऐसा। तो बेटा आपको नहीं लग रहा अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा इस तरीके से तो मेरे लिए चीजें आसान रहेगी? मुझे ये बताओ यहां पर 345 है, 120 है और 12 है, यानी किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं आया। तो इसका मतलब जो अमाउंट पहले साल रिकॉग्नाइज करना था वही रिकॉग्नाइज करना है। अगर यहां कुछ बदलाव हो जाता तो बताओ मेरा ये वाला एक्सपेंस आपको नहीं लग रहा बदल जाता? मान लो यहां पर आप मुझे बोल रहे थे इस पॉइंट पर 4,96,800 रिकॉर्ड करना है, यहां मान लो एम्प्लॉय रह जाते 300। समझना मेरी बात को। तो पता है फिर मैं क्या बोलता? भाई साहब मुझे 4,96,800 रिकॉर्ड नहीं करने, कितने रिकॉर्ड करने? यहां पर मान लो 4 लाख ही रिकॉर्ड करने। बोलो आ गया समझ में? क्योंकि मैं इस टोटल अमाउंट को फिर बताओ ईयर 2 में क्या कर देता? चेंज कर देता। मैं टोटल अमाउंट को ईयर 2 में चेंज कर देता और फिर मैं बोलता इतना क्या हो गया, इतना रिकॉग्नाइज, फिर 4 लाख को मैं डिवाइड करता इसमें। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? फिर उसमें से मैं देखता कितना रिकॉर्ड हो चुका, कितना बाकी है, इस तरह से मैं चलता। लेकिन बताओ अभी क्या नहीं आ रहा? कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मेरे इस अमाउंट में कोई, मैं ये एक कॉलम और ऐड कर देता हूं ताकि आपको और बात समझ में आ जाए। ये बताओ अगर मैं इसमें एक कॉलम और डाल दूं तो यहां पर टोटल एक्सपेंस, ये बताओ टोटल एक्सपेंस
जल्दी से बताओ टोटल एक्सपेंस पहले साल में 498 496,800। ये लो एक कॉलम और ऐड कर दिया हमने 496,800 टोटल एक्सपेंस था पहले साल के एंड में। मैंने ये सोचा था, बताओ सेकंड ईयर एंड में बेटा ये भी नहीं बदला, ये भी नहीं बदला और ये 12, यानी किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन है ही नहीं। मुझे हर साल चेक करना होता है, ऐसे नहीं आंख बंद करके मैंने एसएलएम बेसिस पर डाल दिया। बताओ मुझे हर बार किसके बारे में सोचना होता है? हर साल एंड में मैंने कहा था आपको ये डे वन एस्टिमेटेड फिगर है, तो बताओ हर साल एंड में मैं क्या सोचता हूं, क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय बदले क्या? यस और नो। नहीं बदले तो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, अगर बदले तो ये अमाउंट बदल जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शंस, ये तो मैं बदलूंगा नहीं। क्या फेयर वैल्यूएशन बदला? हाँ ये बदल सकता है। क्या फेयर वैल्यूएशन बदला? नहीं बदला। लेकिन क्या ये बदलते हैं? हाँ ये मॉडिफिकेशंस में बदल जाते हैं। तो बताओ आपको नहीं लग रहा अगर बेटा ये बदल जाएंगे तो आपका एसएलएम पिट जाएगा? और क्या ये बदल सकते हैं? क्या ये बदल सकता है? हाँ द आंसर इज यस, ये बदल सकते हैं और ये बदल जाएंगे तो आपका एसएलएम खराब। यानी एसएलएम प्रैक्टिकली काम नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा ना हम बहुत एलिमेंट्री लेवल पर बात कर रहे हैं, इसलिए एसएलएम काम कर पा रहा है आपके साथ बार बार। गया क्या दिमाग में? तो मैं सेकेंड ईयर एंड में दोबारा सोच रहा हूं, तो ना तो क्वेश्चन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बदलने की बात कर रहा है, ऑप्शंस तो खैर बदलेंगे नहीं, फेयर वैल्यूएशन की भी बात नहीं कर रहा। तो बताओ मेरे हिसाब से टोटल खर्चा कितना बुक होना चाहिए था? 4,96,800 ही रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो उसमें से 2 साल निकल गए, तो अब तक यहां कितना आया है? 4,96,800 ही आया है, और अब की बार यहां पर 2 साल, तो ये इतना बुक हो जाना चाहिए था। क्या ऑलरेडी कुछ बुक हो गया? कितना बुक हो गया? तो बताओ इस साल 65 ये रिकॉर्ड गया क्या दिमाग में? तीसरे साल एंड में गया, फिर मैंने देखा क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय बदला? साफ मना कर रहा है, जैसा सोचा वैसा हो गया, ये तो बदलता ही नहीं। क्या फेयर वैल्यूएशन मैंने चेंज किया? नहीं, ये भी मैंने चेंज नहीं किया। तो मेरे हिसाब से बताओ खर्चा 496,800 ही रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो फिर मैंने क्या किया, अप टू डेट ये टोटल एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड, 3 इयर्स में बदलना चाहिए था। कितना एक्सपायर हो चुका तीसरे साल के? 3 साल। तो बेटा पूरा का पूरा 496 अब तक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इसमें से ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो चुका? ये रिकॉर्ड हो चुका, ये अगर टोटल करूं तो 331,200 ये रिकॉर्ड हो चुका। 1,65,600। कुछ गया क्या दिमाग में? सर इतनी रामायण बताई क्यों जब काम ही एसएलएम से हो रहा था? समझ में आया रीजन बताया क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई साहब जब आप टोटल लॉस या टोटल एक्सपेंस, जिसे आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस या फेयर वैल्यूएशन, बेटा ये दोनों बदलने की ताकत रखते हैं, ये दोनों बदलते हैं। यानी ये भी बदलता है और ये भी मॉडिफाई होते हैं। अगर ये मॉडिफाई हो जाएंगे तो एसएलएम काम नहीं करेगा। तो आपको ये भी तो नजरिया आना चाहिए कि आप ये नहीं कि हाँ टोटल एक्सपेंस इतना है और जैसा सोचा था वैसे ही हो गया तो उसे डिवाइडेड बाय 3 कर दो ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया था बेटा वो इसी बिहाफ पर दिया था। आया समझ में? लेकिन इन्होंने पता है इन चीजों को क्या कर दिया? छुपा दिया। देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है 165? क्या 331? क्या 498,600? बेटा क्या हमें यहां दिखाई दे रहा है कि हमारे फॉर्मूले में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन वहां उस चीज का लॉजिक है नहीं। उन्होंने पता है सब चीजों को, इन सारी बातों को बताना तो चाहा है, लेकिन बेटा वो मिक्स करके छुपा गए, वो हाइड कर गए उन चीजों को। तो यहां पर उन लोगों ने, अगर आप गौर से देखो तो बताओ ये क्या बताए हैं? ऑप्शन इसमें क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो वेरी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 120 पर ऑप्शन, 120 जो फिक्स रहती हैं। ये एम्प्लॉय वेरी हुए हैं, एम्प्लॉय, और 12 से मल्टीप्लाई किया है। और उन्होंने क्या बताया है?
टोटल पीरियड इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, टोटल पीरियड इनटू एक्सपायर्ड। बेटा कुछ बता भी रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे, तो इसको देखकर आप आंसर समझ नहीं सकते कि लिखना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने बताओ इसको, ये जो इन्होंने कथा लिखी है इसको बताओ मैंने पूरा क्या कर दिया, ओपन कर दिया जो इन्होंने लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? सारे बच्चों को बोलो क्लियर हो गया? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो जल्दी से, क्या कहानी समझ में आई सारे बच्चों को? चलो सब बच्चों को समझ में आई, तो एक बार बताओ क्या करते हैं हम लोग, इसका आंसर लिखते हैं साथ में। सारे बच्चे लिखो मेरे साथ। बेटा मुझे ऐसे बहुत मजा आता है। अगर तू बैग बंद नहीं करता तो मैं कल लिखवाता। तूने बैग बंद किया, मुझे ऐसे पता है बैग खुलवाने में, हमारे मास्टरों ने बड़े बैग खुलवाए हमारे, हम बंद करके बैठ जाते थे और खिड़की के पास बैठते थे और सबसे पहले हम ही कूदते थे। उसको जैसे ही पता चल जाता इसने बैग बंद कर दिया, कॉपी खोलो सर, घंटी, कोई बात नहीं खोलो। अब वो मास्टर वो भी खतरनाक, वो ठोकने पीटने में एक्सपर्ट, क्योंकि उस समय तो पता है आपको आजकल के तो टीचर बच्चों को हाथ ही, पेरेंट्स लड़ने पहुंच, हमारे बच्चे के थप्पड़ मार दिया, हमारे बच्चे के, तू क्या प्राइम मिनिस्टर लग रहा है, मार दिया मार दिया। लेकिन हमारे पता है हमारे समय में उल्टा था, टीचर ने मार दिया, बुरी तरह पीटा, और भगवान कसम घर पे बता भी नहीं सकते थे। अगर घर पे बताते तो वो अलग मारते थे, तेरी गलती होगी, ठीक है, वो अलग पीटते थे, तो पिट के आते थे और चुप रहते थे। और कभी पिताजी किसी काम से स्कूल पहुंच गए फीस जमा कराने या कुछ और करने, तो ना ना कोई परेशानी तो नहीं है सर, नहीं 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 बच्चा बढ़िया है, नहीं कोई दिक्कत हो तो ठोकना। अरे भाई जब अगला बोल रहा कोई परेशानी नहीं है तो ठोकना। पेशेंस तो बना के रख भाई, तुम घर पे क्या करते जरूर थोड़ी सबको बताने की जरूरत है, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो पीटना सर, कोई दिक्कत नहीं अपनी तरफ से, है ना, कोई शैतानी करे तो मुझे बताना, मैं पीटूंगा। मैं कह रहा भाई फीस मैं ही जमा करा दिया करूंगा, ठीक है। तो फिर हम जब कभी फीस जमा करें, तू जमा करा देगा, हाँ 2-4 हज़ार रुपये ले जाएगा, हाँ ले गया, फिर 2-4 दोस्त साथ में चलते बॉडीगार्ड। आज ये कहाँ होते थे पैसे, 300 रुपये जेब में तो राजा बन गए, उड़ रहे हैं स्पेस में, मंगल ग्रह पे प्लॉट है। 300 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करके। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट, चलो बेटा लिखने का काम ही तो है खाली, चलो कोई बात नहीं। तो होमवर्क नहीं है आज, आप एंजॉय करो, और कॉन्ग्रेचुलेशन जो पास हुए, और बेटा बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। और कल इसे क्लास में यहीं से दोबारा, अमन कल इसे क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हरे कृष्णा बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। नहीं कल क्लास में करेंगे ना, क्लास में साथ में करेंगे, ये रिवाइज भी हो जाएगा।